तो आज हम बात करने वाले हैं कहानी लिखने की कला पर। हमारे पास एक बहुत ही गहरा लेख है जो इस कला के हर पहलू को परत दर परत खोलता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ नियमों की नहीं है, हम उस जादू को समझने की कोशिश करेंगे जो शब्दों को एक जीती जागती दुनिया बना देता है। और ये अपने आप में एक दिलचस्प दुविधा भी है ना, कि एक तरफ तो कहानी का पूरा कह सकते हैं एक क्राफ्ट है, एक शिल्प है, उसके नियम हैं, और दूसरी तरफ वो कच्चा मानवीय अनुभव है जो उसे असल में सांस देता है। आज की हमारी चर्चा इसी संतुलन को खोजने के बारे में है। बहुत अच्छा कहा। तो शुरुआत करते हैं कृष्णा सोबती की एक बात से जो हमारे स्रोत में भी है। वो कहती हैं, कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी, इसकी उसकी सबकी। बिल्कुल, ये बात सिर्फ मालिकाना हक की नहीं है। नहीं, ये बताती है कि कहानी एक साझा अनुभव है, और शायद इसी साझे अनुभव को एक ढांचा देने के लिए एक औपचारिक परिभाषा बनी। हाँ, जो सुनने में थोड़ी किताबी लगती है। थोड़ी किताबी, हाँ, कि किसी घटना, पात्र या समस्या का एक क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्व हो, एक विकास हो और एक क्लाइमैक्स हो। ये सुनने में किसी रेसिपी की तरह लग सकता है, पर असल में ये वो कंकाल है जिस पर लेखक मांस मज्जा चढ़ाता है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी कंकाल से शुरू करते हैं। कहानी सुनाने की परंपरा तो बहुत ही पुरानी है, मानव इतिहास जितनी। लेख कहता है कि शुरुआत मौखिक परंपरा से हुई। जब लिखा नहीं जाता था। हाँ, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से। लेकिन ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा तो नहीं रहा होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कल्पना का वो जादू शुरू होता है। देखिए, लोग सिर्फ ये नहीं सुनना चाहते थे कि युद्ध हुआ और राजा हार गया। वो सुनना चाहते थे कि राजा कितनी बहादुरी से लड़ा, उसकी हार में भी उसकी जीत कैसे छिपी थी। तो कथावाचक ने सच में कल्पना का मिश्रण करना शुरू किया। क्योंकि इंसान तथ्यों से उतना नहीं जुड़ता जितना भावनाओं से जुड़ता है। बिल्कुल, ये मनोरंजन तो था ही, लेकिन इसका एक और गहरा मकसद था, संचार का माध्यम बनना। हाँ, जब लिखना पढ़ना आम नहीं था तो कहानियां ही थीं जो ज्ञान, नैतिकता, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती थीं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां। सबसे बेहतरीन उदाहरण, जानवरों की कहानियों के जरिए जीवन के कितने बड़े बड़े सबक सिखा दिए गए। तो कहानी के साथ आप देखिए, शुरुआत से ही एक उद्देश्य जुड़ गया था। ठीक है, तो इस पूरी संरचना का, इस ढांचे का जो केंद्र बिंदु है वो है कथानक, या जिसे हम आम भाषा में प्लॉट कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। हम इतनी फिल्में, इतनी वेब सीरीज देखते हैं जिनके प्लॉट बहुत जटिल होते हैं, कई सारे ट्विस्ट होते हैं, पर वो हमें छू नहीं पाती। सही बात है। और वहीं प्रेमचंद की कफन जैसी कहानी है जिसका प्लॉट 10 लाइनों में आ जाएगा, पर वो आज भी हमें हिला के रख देती है। ऐसा क्यों? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यही कहानी के सार को पकड़ता है। कथानक, जैसा कि लेख में बताया है, वो सिर्फ एक शुरुआती नक्शा है, एक कंकाल है। और मजे की बात यह है कि सबसे यादगार कहानियों का कंकाल अक्सर बहुत साधारण होता है। जटिलता कथानक में नहीं, पात्रों के अंदर होती है, उनकी सोच में, उनके द्वंद्व में। कफन का कथानक तो बहुत सीधा है। हाँ, मैं उसे बताती हूँ, क्योंकि ये उदाहरण कमाल का है। घीसू और माधव नाम के दो बेहद गरीब और आलसी बाप बेटे हैं। अंदर माधव की पत्नी बुधिया बच्चे को जन्म देते हुए दर्द से तड़प रही है, और ये दोनों बाहर बैठकर आलू भूनकर खा रहे हैं। सोचिए। फिर बुधिया मर जाती है। कफन के लिए पैसे नहीं है। वे जमींदार और गांव वालों से मांगकर पैसे जमा करते हैं। लेकिन बाजार पहुंचकर कफन खरीदने के बजाय वे उन पैसों की शराब पी जाते हैं और नशे में वहीं गिर पड़ते हैं। बस देखिए, कथानक कितना सरल है, कोई रहस्य नहीं, कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं, लेकिन इसकी ताकत इसके पात्रों की मना स्थिति में है। हाँ, वो इतने गरीब और समाज से टूटे हुए हैं कि उनके लिए जिंदगी और मौत के मायने ही बदल गए हैं। उनके लिए उस वक्त शराब पीना कफन खरीदने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बुढ़िया को तो स्वर्ग मिल ही जाएगा, पर उनके जीवन का जो दुख है वो तो इसी शराब से कुछ देर के लिए मिटेगा। सारी जटिलता इस एक विचार में, घटनाओं में नहीं। बिल्कुल सही कहा। आज के कई लेखक या फिल्मकार शायद इसी बात को भूल जाते हैं और एक कमजोर कहानी को जटिल प्लॉट से ढकने की कोशिश करते हैं। हाँ। अच्छा, तो एक बार जब लेखक के पास ये नक्शा, ये कथानक तैयार हो जाता है, तो अगला कदम क्या होता है? एक नक्शा तो सिर्फ कागज पर है, उस दुनिया को असली बनाने के लिए उसे एक जमीन देनी पड़ती है ना। यहीं पर शायद देश काल और स्थान, मतलब सेटिंग की बात आती है। बिल्कुल, और सेटिंग सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी का एक किरदार हो सकती है। सोचिए, एक अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं है,
वहाँ की हवा में घुली दवाइयों की गंध, मशीनों की बीप बीप की आवाज़, डॉक्टरों की भाग-दौड़, ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं। अगर कहानी इस माहौल को पाठक तक पहुंचा पाती है तो पाठक कहानी को पढ़ता नहीं है, वो उसे महसूस करता है, उसे जीता है। और उस दुनिया में रहते हैं पात्र, कैरेक्टर्स। लेख में लिखा है कि पात्रों का स्वरूप लेखक के मन में जितना स्पष्ट होगा, कहानी उतनी ही असरदार होगी। यहाँ पर वो दिखाओ बताओ मत यानी शो डोंट टेल का सिद्धांत बहुत काम आता होगा। ये तो कहानी लिखने का कह सकते हैं सुनहरा नियम है। लेख में इसके कई अच्छे तरीके बताए गए हैं, जिससे ये मत लिखिए कि मुरलीधर बड़ा दानी है। ये तो आप अपना फैसला पाठक पर थोप रही हैं। हाँ बिल्कुल। इसके बजाय एक दृश्य दिखाइए, जैसे कड़कड़ाती ठंड में मुरलीधर एक गरीब को ठिठुरते हुए देखता है और बिना सोचे अपनी महंगी शॉल उतारकर उसे दे देता है। हाँ, अब पाठक खुद ये नतीजा निकालेगा कि मुरलीधर दानी है और उसका ये निष्कर्ष ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि ये उसका अपना है। बिल्कुल। और यही बात पात्रों के संवादों मतलब डायलॉग्स पर भी लागू होती है। एक पात्र कैसे बात करता है, किन शब्दों का इस्तेमाल करता है, ये उसके पूरे व्यक्तित्व को खोलकर रख देता है। यहाँ तक कि दूसरे पात्र उसके बारे में क्या बात करते हैं उससे भी इसका चरित्र बनता है। अगर कोई कहे अरे ये मुश्किल काम तो सिर्फ मुरलीधर ही कर सकता है, तो हमें मुरलीधर से मिले बिना ही उसकी काबिलियत का अंदाजा हो जाता है। संवादों की बात बहुत दिलचस्प है। लेख में कहा गया है कि संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, और ये भी कि लिखते समय लेखक को गायब हो जाना चाहिए। लेकिन मैं सोच रही थी कुछ लेखक जैसे निर्मल वर्मा, वो तो लंबे दार्शनिक और काव्यात्मक संवादों के लिए जाने जाते हैं। तो क्या ये नियम हमेशा लागू होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये नियम शुरुआती लेखकों के लिए एक मजबूत आधार देते हैं। ज्यादातर कहानियों में संवाद का काम कहानी को आगे बढ़ाना होता है, रफ्तार देना। हाँ, रफ्तार देना और पात्रों के बारे में बताना। लंबे बिना वजह के संवाद कहानी को रोक देते हैं। लेकिन निर्मल वर्मा जैसे सिद्ध लेखक वो इन नियमों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा। उनके लिए संवाद सिर्फ सूचना का आदान प्रदान नहीं है, वो पात्र की आंतरिक दुनिया, उसके अकेलेपन, उसकी दार्शनिक खोज को दिखाने का एक माध्यम है। उनके संवाद कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि उसे और गहरा बनाते हैं। तो नियम यह है, पहले नियम सीखिए, फिर समझिए कि उन्हें कब और क्यों तोड़ना है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। तो हमारे पास कथानक है, पात्र हैं, एक जीती जागती दुनिया है, लेकिन इस गाड़ी का इंजन क्या है? कौन सी चीज है जो कहानी को आगे धकेलती है? लेख द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट के महत्व पर जोर देता है। द्वंद्व ही कहानी का इंजन है। इसके बिना कहानी एक जगह खड़ी रह जाएगी। अगर दो लोग हर बात पर सहमत हैं तो उनकी बातचीत 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। हाँ, कोई ड्रामा ही नहीं होगा। कोई ड्रामा नहीं। मजा तो तब आता है जब असहमति हो, टकराव हो, तनाव हो। और कहानी में द्वंद्व किसी भी रूप में आ सकता है। दो पात्रों के बीच का टकराव, एक पात्र और समाज के बीच, या सबसे दिलचस्प, पात्र का अपने ही अंदर का संघर्ष, आंतरिक संघर्ष। हाँ, मतलब एक किरदार जो सही और गलत के बीच फंसा हो। हाँ, या अपनी किसी इच्छा और जिम्मेदारी के बीच फंसा हो। यही आंतरिक द्वंद्व पात्रों को गहराई देता है और पाठक को उनसे जोड़ता है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे संघर्षों से गुजरते हैं। बिल्कुल। और यही द्वंद्व धीरे धीरे कहानी में तनाव को बढ़ाता जाता है और उसे उसके सबसे जरूरी मोड़ तक ले जाता है, जिसे हम चरमोत्कर्ष या क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स, वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है। लेकिन लेखक यहाँ एक चेतावनी भी देता है कि इसे बहुत सावधानी से संभालना चाहिए, बहुत ज्यादा सावधानी से। नए लेखक अक्सर यहीं पर गलती करते हैं। वे क्लाइमैक्स को बहुत ज्यादा नाटकीय बनाने या उसमें एक बड़ा सा संदेश ठूसने की कोशिश करते हैं। अगर लेखक अपना उद्देश्य या अपनी विचारधारा पाठक पर जबरदस्ती थोपने लगे तो कहानी नहीं रहती, भाषण बन जाती है, और किसी को भाषण सुनना पसंद नहीं। तो एक अच्छा क्लाइमैक्स कैसा होता है फिर? सबसे अच्छा क्लाइमैक्स वो है जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर दे, जो उसे तैयारशुदा जवाब न दे बल्कि उसके मन में सवाल पैदा करे। अच्छा। उसे ऐसा लगना चाहिए कि कहानी खत्म होने के बाद भी उसके जहन में चल रही है, और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे उसके अपने हैं, लेखक ने उसे चम्मच से नहीं खिलाए हैं। ये पाठक के विवेक का सम्मान करना है। बिल्कुल। तो हमने कहानी की पूरी बनावट को समझ लिया, कथानक से लेकर चरमोत्कर्ष तक। ये सब कहानी का शिल्प है, उसकी तकनीक, और लेख में कहानी लिखना सीखने का एक बहुत सीधा और कारगर तरीका भी बताया गया है। हाँ, और वो तरीका बहुत ही सरल और व्यवहारिक है।
अच्छी कहानियां पढ़ना और उनका विश्लेषण करना। सिर्फ पढ़ना नहीं, विश्लेषण करना। हाँ, विश्लेषण करना। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए महान संगीतकारों को घंटों सुनना पड़ता है। जब हम किसी अच्छी कहानी को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उसे खोलकर देखते हैं कि लेखक ने पात्र को कैसे गढ़ा है, द्वंद्व कहाँ से शुरू हुआ, संवाद में क्या खास बात थी, तो हम कहानी की कला को सहज रूप से सीखने लगते हैं। ये किसी भी राइटिंग कोर्स से ज्यादा असरदार हो सकता है। और इस पूरी तकनीकी चर्चा के बाद लेख का अंत एक बहुत ही व्यक्तिगत और मार्मिक अनुभव से होता है, जिसका शीर्षक है जब मैंने पहली कहानी लिखी। लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने पहले एक बहुत ही घिसी पिटी अबला नारी की दुख भरी कहानी लिखी, जो उस दौर का चलन था। वो कहानी शिल्प के हिसाब से शायद ठीक थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी। हाँ, और फिर उन्हें असली कहानी मिली बाजार में। उन्होंने एक दृश्य देखा जहां एक बीमार प्रेमी अपनी प्रेमिका से भीख मांगकर 2 और दिन गुजारा करने को कह रहा है ताकि वो ठीक होकर मजदूरी कर सके। लड़की डरी हुई है, सहमी हुई है, और आसपास की भीड़ तमाशा देख रही है। कोई मदद नहीं कर रहा, बल्कि कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उस एक पल में, उस एक दृश्य में पूरी कहानी मौजूद थी। नायक, नायिका, खलनायक के रूप में समाज, प्रेम, विरह, संघर्ष, सब कुछ। और एक अनिश्चित अंत। हाँ, लेखक ने उस अनुभव को लिखा और वही बाद में नीली आंखें नाम की कहानी बनी। ये बात मुझे बहुत छू गई कि कैसे एक असली जिंदा अनुभव, एक देखा हुआ दर्द, एक कहानी में तब्दील हो गया। और यहीं पर हम अपनी शुरू की बात पर वापस आते हैं। ये अनुभव इस पूरी चर्चा के अंत में एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। एक तरफ ये लेख कहानी के नियम, तत्व और शिल्प के बारे में सिखाता है, उसका पूरा व्याकरण, और दूसरी तरफ ये व्यक्तिगत कहानी बताती है कि सबसे शक्तिशाली कहानियां शायद किसी चेकलिस्ट या नियम से नहीं, बल्कि मानवीय नाटक के प्रति गहरी सहानुभूति और अवलोकन के एक क्षण से पैदा होती हैं। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि एक महान कहानीकार के लिए पहले क्या आता है, शिल्प या करुणा, तकनीक या अनुभव? और शायद इसका जवाब किसी एक में नहीं, शायद दोनों के संतुलन में ही छिपा है। तकनीक आपको बोलना सिखाती है, पर अनुभव बताता है कि क्या बोलना है।